उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है। लखनऊ प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी है और प्रयागराज न्यायिक राजधानी है। आगरा, गाजीपुर, अयोध्या, अलीगढ़, कानपुर, अंबेडकर नगर, झांसी, ललितपुर, बरेली, मेरठ, बुलंदशहर, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, मथुरा, मुरादाबाद प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार तथा झारखंड राज्य स्थित हैं। इनके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश है। 9 नवंबर 2000 में भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी मुख्यतः पहाड़ी भाग से उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। गंगा प्रदेश का अधिकतर हिस्सा सघन आबादी वाले गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र में आता है। विश्व में केवल 5 राष्ट्र चीन, स्वयं भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है। ये राज्य उत्तर में नेपाल व उत्तराखंड, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा पूर्व में बिहार तथा दक्षिण पूर्व में झारखंड व छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये राज्य 2,38,566 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ का मुख्य न्यायालय प्रयागराज में है। कानपुर, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन, जौनपुर, महोबा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, गाजीपुर, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, नोएडा, मथुरा, मुरादाबाद, संभल, गाजियाबाद, अलीगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, बरेली, बदायूं, बुलंदशहर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर यहाँ के मुख्य नगर हैं। उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े महानगर लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज है और तेजी से जनसंख्या बढ़ने वाले शहर लखनऊ और आगरा हैं। इन दोनों शहरों की जनसंख्या पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से बढ़ रही है। इतिहास संपादित करें। इसे जानने से पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं जिसमें 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका सबसे बड़ा शहर प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश का ज्ञात इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है, जब आर्यों ने अपना पहला कदम इस जगह पर रखा। इस समय वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ और उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ। आर्यों का फैलाव सिंधु नदी और सतलुज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर हुआ। आर्यों ने दोआब, यमुना और गंगा का मैदानी भाग और घाघरा नदी क्षेत्र को अपना घर बनाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यावर्त या भारतवर्ष भारत आर्यों के एक प्रमुख राजा थे पड़ा। समय के साथ आर्य भारत के दूरस्थ भागों में फैल गए। संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक माना जाने वाला वाराणसी नगर यहीं पर स्थित है। वाराणसी के पास स्थित सारनाथ का चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाता है। समय के साथ यह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया या फिर बड़े साम्राज्यों यदुवंश, गुप्त, मौर्य और कुषाण का हिस्सा बन गया। 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन काल संपादित करें। यह उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म का प्रमुख स्थल रहा। प्रयाग के कुंभ का महत्व पुराणों में वर्णित है। त्रेता युग में विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में, जो अभी अयोध्या जनपद में स्थित है, में जन्म लिया। राम भगवान का 14 वर्ष के वनवास में प्रयाग, चित्रकूट, श्रृंगारपुर आदि का महत्व है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में और पुराणों के अनुसार विष्णु के 10वें अवतार का कलयुग में अवतरण भी उत्तर प्रदेश में ही वर्णित है। काशी, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग का सनातन धर्म विशेष महत्व रहा है। सनातन धर्म के प्रमुख ऋषि रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी, रामचरितमानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी, जन्म राजापुर चित्रकूट महर्षि भारद्वाज जी। उत्तर प्रदेश में कई देवियों के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे मिर्जापुर का विंध्यवासिनी मंदिर, गाजीपुर करहिया मां कामाख्या मंदिर, सहारनपुर का शाकंभरी देवी मंदिर जिसकी स्थापना ईसा पूर्व में हुई थी। 7वीं शताब्दी ईपू के अंत से भारत और उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास आरंभ होता है, जब उत्तरी भारत में 16 महाजनपद श्रेष्ठता की दौड़ में शामिल थे। इनमें से 7 वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी, बनारस के निकट सारनाथ में दिया और एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो न केवल भारत में बल्कि चीन व जापान जैसे सुदूर देशों तक भी फैला। कहा जाता है कि बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण शरीर से मुक्त होने पर आत्मा की मुक्ति प्राप्त हुआ था, जो पूर्वी जिले कुशीनगर में स्थित है। 5वीं शताब्दी पू
से 6ठी शताब्दी तक उत्तर प्रदेश अपनी वर्तमान सीमा से बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में रहा। पहले मगध, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था, और बाद में उज्जैन, जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस राज्य पर शासन कर चुके इस काल के महान शासकों में चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद और उसके बाद उनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट धनानंद, जो नाय समाज से थे। सम्राट महापद्मानंद और धनानंद के समय मगध विश्व का सबसे अमीर और बड़ी सेना वाला साम्राज्य हुआ करता था। चंद्रगुप्त प्रथम शासनकाल लगभग 330-380 व अशोक शासनकाल लगभग 268 या 265-238 जो मौर्य सम्राट थे, और समुद्रगुप्त लगभग 330-380 और चंद्रगुप्त द्वितीय हैं लगभग 380-415, जिन्हें कुछ विद्वान विक्रमादित्य मानते हैं। एक अन्य प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन शासनकाल 606-647 थे, जिन्होंने कान्यकुब्ज आधुनिक कन्नौज के निकट स्थित अपनी राजधानी से समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस काल के दौरान बौद्ध संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध कला के स्थापत्य व वास्तुशिल्प प्रतीक अपने चरम पर पहुंचे। गुप्त काल लगभग 320-550 के दौरान हिंदू कला का भी अधिकतम विकास हुआ। लगभग 647 में हर्ष की मृत्यु के बाद हिंदूवाद के पुनरुत्थान के साथ ही बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया। इस पुनरुत्थान के प्रमुख रचयिता दक्षिण भारत में जन्मे आदि शंकराचार्य थे, जो वाराणसी पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैदानों की यात्रा की और हिमालय में बद्रीनाथ में प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। इसे हिंदू मतावलंबी चौथा एवं अंतिम मठ हिंदू संस्कृति का केंद्र मानते हैं। यहाँ एक तीर्थ स्थान मुजफ्फरनगर जिले से पूर्व में 28 किलोमीटर शुकरताल है। मान्यता है कि यहाँ 5000 वर्ष पुराना वट वृक्ष है, जिसके नीचे सूत जी कथा सुनाई थी। मध्यकाल संपादित करें। इस क्षेत्र में हालांकि 1030 तक मुसलमानों का आगमन हो चुका था, किंतु उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बाद ही मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, जब मोहम्मद गोरी ने गढ़वालों, जिनका उत्तर प्रदेश पर शासन था, और अन्य प्रतिस्पर्धी वंशों को हराया था। लगभग 650 वर्षों तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश पर भी किसी न किसी मुस्लिम वंश का शासन रहा, जिनका केंद्र दिल्ली या उसके आसपास था। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और सर्वाधिक सफल मुस्लिम वंश मुगल वंश की नींव रखी। इस साम्राज्य ने 350 वर्षों से भी अधिक समय तक उपमहाद्वीप पर शासन किया। इस साम्राज्य का महानतम काल अकबर शासनकाल 1556-1605 से लेकर औरंगजेब आलमगीर 1707 का काल था, जिन्होंने आगरा के पास नई शाही राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। उनके पोते शाहजहां शासनकाल 1628-1658 ने आगरा में ताजमहल अपनी बेगम की याद में बनवाया गया मकबरा, जो प्रसव के दौरान चल बसी थी, बनवाया, जो विश्व के महानतम वास्तुशिल्पीय नमूनों में से एक है। शाहजहां ने आगरा व दिल्ली में भी वास्तुशिल्प की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई थीं। उत्तर प्रदेश में केंद्रित मुगल साम्राज्य ने एक नई मिश्रित संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया। अकबर इसके प्रतिपादक थे, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने दरबार में वास्तुशिल्प, साहित्य, चित्रकला और संगीत विशेषज्ञों को नियुक्त किया था। भारत के विभिन्न मत और इस्लाम के मेल ने कई नए मतों का विकास किया, जो भारत की विभिन्न जातियों के बीच साधारण सहमति प्रस्थापित करना चाहते थे। भक्ति आंदोलन के संस्थापक रामानंद लगभग 1400-1470 का प्रतिपादन था कि किसी व्यक्ति की मुक्ति लिंग या जाति पर आश्रित नहीं होती। सभी धर्मों के बीच अनिवार्य एकता की शिक्षा देने वाले कबीर ने उत्तर प्रदेश में मौजूद धार्मिक असहिष्णुता के विरुद्ध अपनी लड़ाई केंद्रित की। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही इस मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ चला गया, जो अवध के नवाब के अंतर्गत था और जहां सांप्रदायिक सद्भाव के वातावरण में कला, साहित्य, संगीत और काव्य का उत्कर्ष हुआ। आधुनिक काल संपादित करें। लगभग 75 वर्ष की अवधि में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी, ने धीरे धीरे अधिग्रहण किया। विभिन्न उत्तर भारतीय वंशों 1775, 1798 और 1801 में नवाबों, 1803 में सिंधिया और 1816 में गोरखों से छीने गए प्रदेशों को पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया, लेकिन 1833 में इन्हें अलग करके पश्चिमोत्तर प्रांत, आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी कहलाता था, गठित किया गया। 1856 में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया और आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के समरूप के नाम से इसे 1877 में पश्चिमोत्तर प्रांत में मिला लिया गया। 1902 में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया।
1857-1859 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ विद्रोह मुख्यतः पश्चिमोत्तर प्रांत तक सीमित था। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों के बीच भड़का विद्रोह कुछ ही महीनों में 25 से भी अधिक शहरों में फैल गया। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। 1858 में विद्रोह के दमन के बाद पश्चिमोत्तर और शेष ब्रिटिश भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया। 1880 के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा। प्रदेश ने भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता दिए। 1922 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए किया गया महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे संयुक्त प्रांत में फैल गया, लेकिन चौरी चौरा गांव प्रांत के पूर्वी भाग में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने अस्थायी तौर पर आंदोलन को रोक दिया। संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीति का भी केंद्र रहा। ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे, नहर और प्रांत के भीतर ही संचार के साधनों का व्यापक विकास हुआ। अंग्रेजों ने यहां आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया और यहां पर लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित जैसे विश्वविद्यालय व कई महाविद्यालय स्थापित किए। सन 1857 में अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1 वर्ष तक चला और अधिकतर उत्तर भारत में फैल गया। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इस विद्रोह का प्रारंभ मेरठ शहर में हुआ। इसका कारण अंग्रेजों द्वारा गाय और सूअर की चर्बी से युक्त कारतूस देना बताया गया। इस संग्राम का एक प्रमुख कारण डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति भी थी। ये लड़ाई मुख्यतः दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और बरेली में लड़ी गई। इस लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खान, नाना साहेब, राजा बेनी माधव सिंह कोतवाल, धन सिंह गुर्जर और अनेक देशभक्तों ने भाग लिया। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा गया। सन 1920 में प्रदेश की राजधानी को प्रयागराज से लखनऊ कर दिया गया। प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज ही बना रहा और लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित की गई। स्वतंत्रता पश्चात का काल संपादित करें। 1947 में संयुक्त प्रांत नव स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। 2 वर्ष बाद इसकी सीमा के अंतर्गत स्थित टिहरी, गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को संयुक्त प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी सन 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद से भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही है। इसने देश को जवाहरलाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी अल्पसंख्यक दलों के नेता और भारतीय जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए हैं। राज्य की राजनीति हालांकि विभाजनकारी रही है और कम ही मुख्यमंत्रियों ने 5 वर्ष की अवधि पूरी की है। गोविंद वल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। सन 2000 में पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र स्थित गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को मिलाकर एक नए राज्य उत्तरांचल का गठन किया गया, जिसका नाम बाद में बदलकर 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया है। उत्तरांचल के प्रथम मुख्यमंत्री डी तिवारी बने, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रह चुके थे। राज्य का विभाजन संपादित करें। उत्तर प्रदेश के गठन के तुरंत बाद उत्तराखंड क्षेत्र, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र द्वारा निर्मित में समस्याएं उठ खड़ी हुई। इस क्षेत्र के लोगों को लगा कि विशाल जनसंख्या और वृहद भौगोलिक विस्तार के कारण लखनऊ में बैठी सरकार के लिए उनके हितों की देखरेख करना संभव नहीं है। बेरोजगारी, गरीबी और सामान्य व्यवस्था व पीने के पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी और क्षेत्र के अपेक्षाकृत कम विकास ने लोगों को एक अलग राज्य की मांग करने पर विवश कर दिया। शुरू में विरोध कमजोर था, लेकिन 1990 के दशक में इसने जोर पकड़ा व आंदोलन तब और भी उग्र हो गया, जब 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में इस आंदोलन के एक प्रदर्शन में पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में 40 लोग मारे गए। अंततः नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के पश्चिमोत्तर हिस्से से उत्तरांचल के नए राज्य का, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र शामिल थे, गठन किया गया। भूगोल संपादित करें। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है।
प्रदेश के उत्तरी एवं पूर्वी भाग की तरफ पहाड़ तथा पश्चिमी एवं मध्य भाग में मैदान है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर में हिमालय का यह क्षेत्र बहुत ही ऊंचा नीचा और प्रतिकूल भूभाग है। यह क्षेत्र अब उत्तरांचल के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र की स्थलाकृति बदलाव युक्त है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 900 से 5000 मीटर तथा ढलान 150 से 600 मीटर किलोमीटर है। मध्य में गंगा का मैदानी भाग। यह क्षेत्र अत्यंत ही उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। इसकी स्थलाकृति सपाट है। इस क्षेत्र में अनेक तालाब, झीलें और नदियां हैं। इसका ढलान 2 मीटर किलोमीटर है। दक्षिण का विंध्याचल क्षेत्र यह एक पठारी क्षेत्र है तथा इसकी स्थलाकृति पहाड़ों, मैदानों और घाटियों से घिरी हुई है। इस क्षेत्र में पानी कम मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः उष्णदेशीय मानसून की है, परंतु समुद्र तल से ऊंचाई बदलने के साथ इसमें परिवर्तन होता है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से घिरा राज्य है। भूगोलीय तत्व संपादित करें। उत्तर प्रदेश के प्रमुख भूगोलीय तत्व इस प्रकार से हैं। भूमि भू आकृति उत्तर प्रदेश को 2 विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों, गंगा के मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी उच्चभूमि में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% हिस्सा गंगा के मैदान में है। मैदान अधिकांशतः गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से बने हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में उतार चढ़ाव नहीं है। यद्यपि मैदान बहुत उपजाऊ है, लेकिन इनकी ऊंचाई में कुछ भिन्नता है, जो पश्चिमोत्तर में 305 मीटर और सुदूर पूर्व में 58 मीटर है। गंगा के मैदान की दक्षिणी उच्चभूमि अत्यधिक विच्छेदित और विषम विंध्य पर्वतमाला का एक भाग है, जो सामान्यतः दक्षिण पूर्व की ओर उठती चली जाती है। यहाँ ऊंचाई कहीं कहीं ही 305 से अधिक होती है। नदियाँ उत्तर प्रदेश में अनेक नदियां हैं, जिनमें गंगा, यमुना, बेतवा, केन, चंबल, घाघरा, गोमती, सोन आदि मुख्य है। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली इन नदियों के उद्गम स्थान भी भिन्न भिन्न है, अतः इनके उद्गम स्थलों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां, दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां हैं, बेतवा, केन, चंबल आदि प्रमुख हैं। झील उत्तर प्रदेश में झीलों का अभाव है। यहाँ की अधिकांश झीलें कुमाऊं क्षेत्र में हैं, जो कि प्रमुखतः भूगर्भीय शक्तियों के द्वारा भूमि के धरातल में परिवर्तन हो जाने के परिणामस्वरूप निर्मित हुई हैं। नहरों के वितरण एवं विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का अग्रणीय स्थान है। यहाँ की कुल सिंचित भूमि का लगभग 30% भाग नहरों के द्वारा सिंचित होता है। यहाँ की नहरें भारत की प्राचीनतम नहरों में से एक हैं। अपवाह ये राज्य उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला से उद्गमित नदियों के द्वारा भली भांति अपवाहित है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों, यमुना नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी को हिमालय के हिम से लगातार पानी मिलता रहता है। विंध्य श्रेणी से निकलने वाली चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी यमुना नदी में मिलने से पहले राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बहती है। विंध्य श्रेणी से ही निकलने वाली सोन नदी राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में बहती है और राज्य की सीमा से बाहर बिहार में गंगा नदी से मिलती है। मृदा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग गंगा तंत्र की धीमी गति से बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी की गहरी परत से ढका है। अत्यधिक उपजाऊ यह जलोढ़ मिट्टी कहीं रेतीली है तो कहीं चिकनी दोमट। राज्य के दक्षिणी भाग की मिट्टी सामान्यतया मिश्रित लाल और काली या लाल से लेकर पीली है। राज्य के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मृदा कंकरीली से लेकर उर्वर दोमट तक है, जो महीन रेत और ह्यूमस मिश्रित है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में घने जंगल हैं। जलवायु उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। राज्य में औसत तापमान जनवरी में 12.50 से 17.50 सेकंड रहता है, जबकि मई जून में ये 27.50 से 32.50 सेकंड के बीच रहता है। पूर्व से 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर, पश्चिम 610 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर की ओर वर्षा कम होती जाती है। राज्य में लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है, जो जून से सितंबर तक होती है। वर्षा के इन 4 महीनों में होने के कारण बाढ़ एक आवर्ती समस्या है, जिससे खासकर राज्य के पूर्वी हिस्से में फसल, जनजीवन व संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता है। मानसून की लगातार विफलता के परिणामस्वरूप सूखा पड़ता है व फसल का नुकसान होता है। वनस्पति एवं प्राणी जीवन राज्य में वन मुख्यतः दक्षिणी उच्चभूमि पर केंद्रित हैं, जो ज्यादातर झाड़ीदार हैं। विविध स्थलाकृति एवं जलवायु के कारण इस क्षेत्र का प्राणी जीवन समृद्ध है।
इस क्षेत्र में शेर, तेंदुआ, हाथी, जंगली सुअर, घड़ियाल के साथ साथ कबूतर, फाख्ता, जंगली बत्तख, तीतर, मोर, कठफोड़वा, नीलकंठ और बटेर पाए जाते हैं। कई प्रजातियां जैसे गंगा के मैदान से सिंह और तराई क्षेत्र से गैंडे अब विलुप्त हो चुके हैं। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सरकार ने चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा अभयारण्य सहित कई अभयारण्य स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश में अब जिलों की संख्या 75 तथा मंडल 18 है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले महानगर लखनऊ, कानपुर, आगरा है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। सीटों की संख्या लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जिलों वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 प्रदेशों को छूती हैं। आवासीय रचना संपादित करें। राज्य की 80% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण आवासों की विशेषताएं हैं। राज्य के पश्चिमी हिस्से में पाए जाने वाले घने बसे हुए गांव, पूर्वी क्षेत्र में पाए जाने वाले छोटे गांव और मध्य क्षेत्र में दोनों का समूह होता है जिसकी छत फूस या मिट्टी के खपड़ों से बनी होती है। इन मकानों में हालांकि आधुनिक जीवन की बहुत कम सुविधाएं हैं, लेकिन शहरों के पास बसे कुछ गांवों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। सीमेंट से बने घर, पक्की सड़कें, बिजली, रेडियो, टेलीविजन जैसी उपभोक्ता वस्तुएं पारंपरिक ग्रामीण जीवन को बदल रही हैं। शहरी जनसंख्या का आधे से अधिक हिस्सा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में रहता है। लखनऊ, वाराणसी, बनारस, आगरा, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर और प्रयागराज उत्तर प्रदेश के 7 सबसे बड़े नगर हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में स्थित प्रमुख औद्योगिक शहर है। कानपुर के पूर्वोत्तर में 82 किलोमीटर की दूरी पर राज्य की राजधानी लखनऊ स्थित है। हिंदुओं का सर्वाधिक पवित्र शहर अयोध्या 135 किलोमीटर और वाराणसी विश्व के प्राचीनतम सतत आवासीय शहरों में से एक है। एक अन्य पवित्र शहर प्रयागराज गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित आगरा में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम की याद में बनवाया गया मकबरा ताजमहल स्थित है। ये भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। अर्थव्यवस्था। कृषि उत्तर प्रदेश में प्रमुख व्यवसाय है और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 54 निवल देशीय उत्पाद NSDP के संदर्भ में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद 14.89 लाख रुपए करोड़ है, जो भारत के कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 8.4% है। 55 इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 19% है। 56 राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक विकास की उच्च दर का अनुभव किया है। राज्य में 2014-15 में खाद्यान्न उत्पादन 47,773.4 हजार टन था। गेहूं राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है और गन्ना, जो मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, राज्य की मुख्य व्यावसायिक फसल है। 57 भारत की लगभग 70% चीनी उत्तर प्रदेश से आती है। गन्ना सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है क्योंकि राज्य देश में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। 56 इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ISMA द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2015 की वित्तीय तिमाही में भारत में कुल 2.83 करोड़ टन गन्ना उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें से 1.04 करोड़ टन महाराष्ट्र से और 73.5 लाख टन उत्तर प्रदेश से था। राज्य के अधिकतर उद्योग कानपुर क्षेत्र, पूर्वांचल की उपजाऊ भूमि और नोएडा क्षेत्र में स्थानीयकृत हैं। मुगलसराय में कई प्रमुख लोकोमोटिव संयंत्र हैं। राज्य के प्रमुख विनिर्माण उत्पादों में इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, केबल, स्टील, चमड़ा, कपड़ा, आभूषण, फ्रिगेट, ऑटोमोबाइल, रेलवे कोच और वैगन शामिल हैं। मेरठ भारत की खेल राजधानी होने के साथ साथ ज्वेलरी हब भी है। उत्तर प्रदेश में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सर्वाधिक लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं, कुल 23 लाख इकाइयों के 12% से अधिक। 54,359 विनिर्माण समूहों के साथ सीमेंट उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों में शीर्ष क्षेत्र पर है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम UPFC की स्थापना 1954 में SFC अधिनियम 1951 के तहत राज्य में लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को विकसित करने के लिए की गई थी।
62 यूपीएफसी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली वर्तमान इकाइयों तथा नई इकाइयों को एकल खिड़की योजना के तहत कार्यशील पूंजी भी प्रदान करता था। 63 किंतु जुलाई 2012 में वित्तीय बाधाओं और राज्य सरकार के निर्देशों के कारण राज्य सरकार की योजनाओं को छोड़कर अन्य सभी ऋण गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया। 64 राज्य में 2012 और 2016 के वर्षों के दौरान 25,081 करोड़ रुपये से अधिक का कुल निजी निवेश हुआ है। 65 भारत में व्यापार करने में आसानी पर विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को शीर्ष 10 राज्यों में और उत्तर भारतीय राज्यों में पहले स्थान पर रखा गया था। 66 उत्तर प्रदेश बजट दस्तावेज 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश पर कर्ज का बोझ जीएसडीपी का 29.8% है। 67 2011 में राज्य का कुल वित्तीय ऋण 20 खरब रुपए 2 लाख रुपए करोड़ था। 68 कई वर्षों से लगातार प्रयासों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश कभी दोहरे अंकों में आर्थिक विकास हासिल नहीं कर पाया है। 67 2017-18 में जीएसडीपी 7% और 2018-19 में 6.5% बढ़ने का अनुमान है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMAI) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 2010-20 के दशक में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 11.4% अंक से बढ़ी, जो अप्रैल 2020 में 21.5% आंकी गई। 69 उत्तर प्रदेश में राज्य से बाहर प्रवास करने वाले अप्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या है। 70 प्रवास पर 2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 1.44 करोड़ 14.7% लोग उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए थे। 71 पुरुषों में प्रवास का सबसे महत्वपूर्ण कारण कार्य रोजगार, जबकि महिलाओं के बीच प्रवास का प्रमुख कारण अप्रवासी पुरुषों से विवाह उद्धृत किया गया। 72 2009-10 में अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र कृषि, वानिकी और पर्यटन के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 44% के योगदान और द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक और विनिर्माण के 11.2% के योगदान की तुलना में तृतीयक क्षेत्र सेवा उद्योग 44.8% के योगदान के साथ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान करता था। 73-74 एमएसएमई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता है। पहला कृषि है, जो राज्य भर में 92 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 के दौरान औसत सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर 7.3% थी, जो देश के अन्य सभी राज्यों के औसत 15.5% से कम थी। 75-76 29,417 रुपये की राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी भी राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 60.972 रुपये से कम थी। 77 हालांकि राज्य की श्रम दक्षता 26 थी, जो 25 के राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। कपड़ा और चीनी शोधन दोनों उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चले आ रहे उद्योग हैं, जो राज्य के कुल कारखाना श्रम के एक महत्वपूर्ण अनुपात को रोजगार देते हैं। राज्य के पर्यटन उद्योग से भी अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। 78 राज्य के निर्यात में जूते, चमड़े के सामान और खेल के सामान शामिल हैं। राज्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भी सफल रहा है, जो ज्यादातर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में आया है। नोएडा, कानपुर और लखनऊ सूचना प्रौद्योगिकी आईटी उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र बन रहे हैं और अधिकांश प्रमुख कॉर्पोरेट, मीडिया और वित्तीय संस्थानों के मुख्यालय इन्हीं नगरों में हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित सोनभद्र जिले में बड़े पैमाने पर उद्योग हैं और इसके दक्षिणी क्षेत्र को भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। दूरसंचार नियामक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अनुसार मई 2013 में उत्तर प्रदेश में देश में मोबाइल ग्राहकों की सबसे बड़ी संख्या थी। भारत के 86.16 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शनों में से कुल 12.16 करोड़ उत्तर प्रदेश में थे। नवंबर 2015 में शहरी विकास मंत्रालय ने एक व्यापक विकास कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश के 61 शहरों का चयन किया, जिसे अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत मिशन के रूप में जाना जाता है। शहरों में स्थानीय शहरी निकायों के बेहतर कामकाज के लिए एक योजना, सेवा स्तर सुधार योजना विकसित करने के लिए शहरों के लिए 260 अरब रुपए 26,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया था। परिवहन उत्तर प्रदेश का रेलवे नेटवर्क भारत में सबसे बड़ा है, परंतु राज्य की समतल स्थलाकृति और सर्वाधिक जनसंख्या के बावजूद रेलवे घनत्व केवल छठा उच्चतम है। 2011 तक राज्य में 8,546 किलोमीटर 5,310 मील लंबी रेल लाइनें थीं। उत्तर मध्य रेलवे अंचल का मुख्यालय प्रयागराज में और पूर्वोत्तर रेलवे अंचल का मुख्यालय गोरखपुर में है। इन अंचलीय मुख्यालयों के अतिरिक्त लखनऊ और मुरादाबाद में उत्तर रेलवे अंचल के मंडलीय मुख्यालय स्थित हैं।
भारत की दूसरी सबसे तेज शताब्दी ट्रेन लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस राज्य की राजधानी लखनऊ को भारतीय राजधानी नई दिल्ली से जोड़ती है, जबकि कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस कानपुर को नई दिल्ली से जोड़ती है। नए जर्मन LHB कोचों से युक्त यह भारत की पहली ट्रेन थी। प्रयागराज जंक्शन, आगरा कैंट, लखनऊ NR, गोरखपुर जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, अयोध्या जंक्शन, मथुरा जंक्शन और वाराणसी जंक्शन भारतीय रेलवे की 50 विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों की सूची में शामिल हैं। राज्य में देश में एक विशाल और बहुविध परिवहन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत देश का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भी है। उत्तर प्रदेश अपने 9 पड़ोसी राज्यों और भारत के लगभग सभी अन्य हिस्सों से राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कुल 42 राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य में हैं, जिनकी लंबाई 4942 किलोमीटर भारत में राजमार्गों की कुल लंबाई का 9.6% है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में राज्य में सस्ती, विश्वसनीय और आरामदायक परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी और यह पूरे देश में लाभ में चलने वाला एकमात्र राज्य परिवहन निगम है। राज्य के सभी नगर राज्य राजमार्गों से जुड़े हुए हैं और सभी जनपद मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा जा रहा है, जो राज्य के भीतर प्रमुख केंद्रों के बीच यातायात ले जाती हैं। इन्हीं में से एक है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो कि पुरानी भीड़ग्रस्त सड़कों पर वाहनों के यातायात को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPIDA द्वारा निर्मित 302 किलोमीटर 188 मील लंबा नियंत्रित पहुंच राजमार्ग है। यह एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसने लखनऊ और आगरा के बीच यात्रा के समय को 6 घंटे से घटाकर 3.30 घंटे कर दिया है। अन्य जिला सड़कें व ग्रामीण सड़कें ग्रामों को उनकी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पहुंच प्रदान करती हैं और साथ ही कृषि उपज को आसपास के बाजारों तक पहुंचाने के साधन भी प्रदान करती हैं। प्रमुख जिला सड़कें मुख्य सड़कों और ग्रामीण सड़कों को जोड़ने का एक द्वितीयक कार्य करती हैं। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व 1027 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किमी और देश में सबसे बड़ा नगरीय सड़क नेटवर्क 50,721 किलोमीटर है। राज्य में 4 अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र हैं। लखनऊ में स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, अयोध्या में स्थित अयोध्या विमान क्षेत्र, वाराणसी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, कुशीनगर में स्थित कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विमान क्षेत्र। इसके अतिरिक्त आगरा, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर व बरेली में घरेलू विमान क्षेत्र हैं। लखनऊ विमान क्षेत्र नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र के बाद उत्तर भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इन सब के अलावा एक नया अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र ग्रेटर नोएडा के निकट स्थित जेवर में निर्माणाधीन है, जबकि फिरोजाबाद जिले के टुंडला के निकट ताज अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी प्रस्तावित है। लखनऊ मेट्रो 9 मार्च 2019 से परिचालन में है, जबकि आगरा मेट्रो व कानपुर मेट्रो निर्माणाधीन है। राजधानी में अप्रवासियों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है और इस कारण परिवहन के सार्वजनिक साधनों में परिवर्तन पर जोर है। राज्य के आंतरिक परिवहन तंत्र में गंगा, यमुना व सरयू नदियों की अंतर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था भी शामिल है। खेल उत्तर प्रदेश के पारंपरिक खेलों में कुश्ती, तैराकी, कबड्डी और स्थानीय पारंपरिक नियमों के अनुसार आधुनिक उपकरणों के बिना खेले जाने वाले ट्रैक स्पोर्ट्स या जलक्रीड़ाएं शामिल हैं, जो अब मुख्यतः मनोरंजन के लिए खेले जाते हैं। कुछ पारंपरिक खेल युद्धकौशल प्रदर्शित करने के लिए खेले जाते थे, जिनमें तलवार या पाटे का उपयोग होता है। संगठित संरक्षण और अपेक्षित सुविधाओं की कमी के कारण ये खेल ज्यादातर व्यक्तियों के शौक या स्थानीय प्रतिस्पर्धी आयोजनों के रूप में जीवित रहते हैं। आधुनिक खेलों में मैदानी हॉकी लोकप्रिय है और उत्तर प्रदेश ने भारत के कुछ बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों को जन्म दिया है, जिनमें ध्यानचंद और हाल ही में नितिन कुमार और ललित कुमार उपाध्याय शामिल हैं। हाल के समय में राज्य में मैदानी हॉकी की तुलना में क्रिकेट अधिक लोकप्रिय हो गया है। उत्तर प्रदेश ने फरवरी 2006 में रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में बंगाल को हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता। राज्य से राष्ट्रीय टीम में भी नियमित रूप से 3 या 4 खिलाड़ी होते ही हैं। कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम राज्य का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्रिकेट स्टेडियम है, जिसने भारत की कुछ प्रसिद्ध विजय देखी है। यह उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड भी है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ UPCA का मुख्यालय भी कानपुर में ही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 50,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। लगभग 20,000 दर्शकों की क्षमता वाला ग्रेटर नोएडा क्रिकेट स्टेडियम एक और नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। नोएडा में स्थित बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय परिपथ पर 30 अक्टूबर 2011 को भारत की पहली फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन हुआ था।
5.14 किलोमीटर 3.19 मील लंबे इस परिपथ जो जर्मन वास्तुकार और रेसट्रैक डिजाइनर हर्मन टिल्के द्वारा अन्य विश्व स्तरीय रेस परिपथों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि दर्शकों की अनुपस्थिति और सरकारी समर्थन की कमी के कारण रद्द होने से पहले ये केवल 3 बार ही आयोजित हो पाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने फॉर्मूला 1 को खेल का दर्जा न देकर मनोरंजन माना और इस कारण इसके आयोजन एवं प्रतिभागियों पर अतिरिक्त कर लगाया गया था। शिक्षा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की एक पुरानी परंपरा रही है, हालांकि ऐतिहासिक रूप से यह मुख्य रूप से कुलीन वर्ग और धार्मिक विद्यालयों तक ही सीमित थी। संस्कृत आधारित शिक्षा वैदिक से गुप्त काल तक शिक्षा का प्रमुख हिस्सा थी। जैसे जैसे विभिन्न संस्कृतियों के लोग इस क्षेत्र में आए, वे अपने अपने ज्ञान को साथ लाए और क्षेत्र में पाली, फारसी और अरबी की विद्वता आई, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उदय तक क्षेत्र में हिंदू बौद्ध मुस्लिम शिक्षा का मूल रही। देश के अन्य हिस्सों की ही तरह उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा की वर्तमान स्कूल टू यूनिवर्सिटी प्रणाली की स्थापना और विकास का श्रेय विदेशी ईसाई मिशनरियों और ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन को जाता है। राज्य में विद्यालयों का प्रबंधन या तो सरकार द्वारा या निजी ट्रस्टों द्वारा किया जाता है। सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड की परिषद से संबद्ध विद्यालयों को छोड़कर अधिकांश विद्यालयों में हिंदी ही शिक्षा का माध्यम है। राज्य में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली है, जिसके तहत माध्यमिक विद्यालय पूरा करने के बाद छात्र आमतौर पर 2 वर्ष के लिए एक इंटर कॉलेज या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा किसी केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दाखिला लेते हैं, जहां छात्र कला, वाणिज्य या विज्ञान इन 3 धाराओं में से एक का चयन करते हैं। इंटर कॉलेज तक की शिक्षा पूरी करने पर छात्र सामान्य या व्यावसायिक डिग्री कार्यक्रमों में नामांकन कर सकते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा, ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज लखनऊ और सटेप बाय सटेप स्कूल नोएडा समेत उत्तर प्रदेश के कई विद्यालयों को देश के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 45 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 28 राज्य विश्वविद्यालय, 8 मानित विश्वविद्यालय, वाराणसी और कानपुर में 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोरखपुर और रायबरेली में 2 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में 1 भारतीय प्रबंधन संस्थान, इलाहाबाद में 1 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद और लखनऊ में 2 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ में 1 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इनके अतिरिक्त कई पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। राज्य में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों को अपने अपने क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के लिए विश्वभर में जाना जाता है। ऐसे संस्थानों की उपस्थिति राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान की स्थापना भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय केवल विकलांगों के लिए स्थापित विश्व भर में एकमात्र विश्वविद्यालय है। 1889 में स्थापित भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान पशुचिकित्सा और संबद्ध विधाओं के क्षेत्र में एक उन्नत अनुसंधान सुविधा है। बड़ी संख्या में भारतीय विद्वानों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षार्जन किया है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में जन्म लेने, काम करने या अध्ययन करने वाले उल्लेखनीय विद्वानों में हरिवंश राय बच्चन, मोतीलाल नेहरू, हरीश चंद्र और इंदिरा गांधी शामिल हैं। पर्यटन अपनी समृद्ध और विविध स्थलाकृति, जीवंत संस्कृति, त्योहारों, स्मारकों एवं प्राचीन धार्मिक स्थलों व विहारों के कारण 7.1 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटकों के साथ उत्तर प्रदेश भारत के सभी राज्यों में घरेलू पर्यटकों के आगमन में प्रथम स्थान पर है। राज्य में 3 विश्व धरोहर स्थल भी हैं, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश भारत में एक पसंदीदा पर्यटन स्थल है, मुख्यतः ताजमहल के कारण, जहां 2018-19 में लगभग 79 लाख लोगों ने दौरा किया। ये पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक था, जब ये संख्या 64 लाख थी। स्मारक ने 2018-19 में टिकटों की बिक्री से लगभग 78 करोड़ रुपए की कमाई की। पर्यटन उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान करता है, जो प्रतिवर्ष 21.60% की दर से बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन भी उत्तर प्रदेश पर्यटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि राज्य में कई हिंदू मंदिर हैं।
हिंदू धर्म के 7 पवित्रतम नगरों सप्तपुरियों में से 3 अयोध्या, मथुरा व वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। वाराणसी हिंदू और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। घरेलू पर्यटक यहां आमतौर पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए आते हैं, जबकि विदेशी पर्यटक गंगा नदी के घाटों पर घूमने के लिए जाते हैं। वृंदावन को वैष्णव संप्रदाय का एक पवित्र स्थान माना जाता है। भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध अयोध्या महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। गंगा नदी के तट पर राज्य भर में असंख्य धार्मिक स्थल व घाट हैं, जहां समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है। त्रिवेणी संगम पर लगने वाले माघ मेले में भाग लेने के लिए लाखों लोग इलाहाबाद में एकत्र होते हैं। यह उत्सव प्रत्येक 12वें वर्ष में बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है, जब इसे कुंभ मेला कहा जाता है, और तब 1 करोड़ से अधिक हिंदू तीर्थयात्री इसमें सम्मिलित होने इलाहाबाद आते हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के समय 1 माह तक चलने वाला खिचड़ी मेला लगता है। विंध्याचल एक अन्य हिंदू तीर्थ स्थल है, जहां विंध्यवासिनी देवी का मंदिर स्थित है। उत्तर प्रदेश के बौद्ध आकर्षणों में कई स्तूप और मठ शामिल हैं। सारनाथ एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नगर है, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर वह स्थल है जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। दोनों ही बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। इसके अतिरिक्त सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ और अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय महत्व की महत्वपूर्ण पुरातात्विक कलाकृतियां हैं। वाराणसी से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गाजीपुर ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के 18वीं शताब्दी के मकबरे के लिए जाना जाता है, जिसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 25 वन्यजीव अभयारण्य हैं। ओखला पक्षी अभयारण्य को 300 से अधिक पक्षी प्रजातियों के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है, जिनमें से 160 पक्षी प्रजातियां प्रवासी हैं, जो तिब्बत, यूरोप व साइबेरिया से यात्रा करती हैं। एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य भी एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। चिकित्सा सुविधाएं। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा विशाल है। यद्यपि पिछले समय में राज्य में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का एक विशाल नेटवर्क बनाया गया है, फिर भी राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। 1998 से 2012-13 तक 15 वर्षों के अंतराल में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 25% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, जो सरकार की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की अग्रिम पंक्ति है, में 8% की कमी आई है। छोटे उपकेंद्र, सार्वजनिक संपर्क का पहला बिंदु 1990 से 2015 तक 25 वर्षों में 2% से अधिक नहीं बढ़े हैं, जबकि इसी अवधि में जनसंख्या 51% से भी अधिक बढ़ी है। राज्य को स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी, स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत, निजी स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती संख्या और योजना की कमी जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। 2017 तक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों की संख्या क्रमशः 4,442, 39,104 बिस्तर और 193, 37,156 बिस्तर है। उत्तर प्रदेश में एक नवजात शिशु के पड़ोसी राज्य बिहार की तुलना में 4 वर्ष कम, हरियाणा की तुलना में 5 वर्ष कम और हिमाचल प्रदेश की तुलना में 7 वर्ष कम तक जीवित रहने की अपेक्षा होती है। उत्तर प्रदेश ने लगभग सभी संचारी और गैर संचारी रोगों से होने वाली मृत्युओं के सबसे बड़े हिस्से में योगदान दिया, जिसमें टाइफाइड से होने वाली सभी मृत्युओं का 48%, 2014 कैंसर से होने वाली मृत्युओं में से 17% और तपेदिक से होने वाली मृत्युओं में 18% 2015 शामिल है। उत्तर प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। प्रत्येक 1 लाख जीवित जन्मों 2017 के लिए 258 मातृ मृत्यु दर, 62% गर्भवती महिलाएं न्यूनतम प्रसव पूर्व देखभाल तक पहुंचने में असमर्थ हैं। लगभग 42% गर्भवती महिलाएं 15 लाख से अधिक घर पर ही बच्चों को जन्म देती हैं। उत्तर प्रदेश में घर पर होने वाले लगभग 2/3 61% प्रसव असुरक्षित हैं। राज्य में नवजात मृत्यु दर NNMR से लेकर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए उच्चतम बाल मृत्यु दर संकेतक है। प्रति 1000 जीवित बच्चों के जन्म पर 64 बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है। 35 बच्चे जन्म के पहले महीने के भीतर ही मर जाते हैं, जबकि 50 बच्चे जीवन का 1 वर्ष भी पूरा नहीं कर पाते हैं। राज्य में ग्रामीण आबादी का 1/3 भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के मानदंडों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। कला एवं संस्कृति। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साहित्य और भारतीय रक्षा सेवाएं 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उत्तर प्रदेश निवासी गर्व कर सकते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, हरिवंशराय बच्चन, महादेवी वर्मा, रही मासूम रजा अज्ञेय जैसे इतने महान कवि और लेखक हुए हैं उत्तर प्रदेश में कि पूरा पन्ना ही भर जाए। उर्दू साहित्य में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है उत्तर प्रदेश का। फिराक, जोश मलिहाबादी, अकबर इलाहाबादी, नज़ीर, वसीम बरेलवी, चकबस जैसे अनगिनत शायर उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन देश की शान रहे हैं। हिंदी साहित्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक रहा है और लुगदी साहित्य भी यहाँ खूब पढ़ा जाता है। संगीत शेख साहिल। संगीत उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये 3 प्रकार में बांटा जा सकता है: पारंपरिक संगीत एवं लोक संगीत। ये संगीत और गीत पारंपरिक मौकों, शादी विवाह, होली, त्योहारों आदि समय पर गाया जाता है। लोक शास्त्रीय संगीत। उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट गायन और वादन की परंपरा रही है। 3 हिंदी फिल्मी संगीत एवं भोजपुरी पॉप संगीत। इस प्रकार का संगीत उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय। कथक। कथक उत्तर प्रदेश का एक परिष्कृत शास्त्रीय नृत्य है जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ किया जाता है। कथक नाम कथा शब्द से बना है। इस नृत्य में नर्तक किसी कहानी या संवाद को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कथक नृत्य का प्रारंभ 6-7वीं शताब्दी में उत्तर भारत में हुआ था। प्राचीन समय में यह एक धार्मिक नृत्य हुआ करता था जिसमें नर्तक महाकाव्य गाते थे और अभिनय करते थे। 13वीं शताब्दी तक आते आते कथक सौंदर्यपरक हो गया तथा नृत्य में सूक्ष्म अभिनय एवं मुद्राओं पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। कथक में सूक्ष्म मुद्राओं के साथ ठुमरी गायन पर तबले और पखावज के साथ ताल मिलाते हुए नृत्य किया जाता है। कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज हैं। फ्री नृत्य, जांगिया नृत्य, पंद्रिया नृत्य, कहरवा, जोगिरा, निर्गुण, कजरी, सोहर, चिटा गायन उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृतियां हैं। लोकरंग सांस्कृतिक समिति इन संस्कृतियों संवर्धन संरक्षण के लिए कार्यरत है। हस्तशिल्प, फिरोजाबाद की चूड़ियां, सहारनपुर का काष्ठ शिल्प, पिलखुवा की हैंड ब्लॉक प्रिंट की चादरें, वाराणसी की साड़ियां तथा रेशम व जरी का काम, लखनऊ का कपड़ों पर चिकन की कढ़ाई का काम, रामपुर का पैचवर्क, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, औरंगाबाद का टेराकोटा, मेरठ की कैची आदि, जौनपुर की बेनी साव की इमरती और मूली, मथुरा का पेड़ा। हिंदी भाषा की जन्मस्थली। उत्तर प्रदेश भारत की राजकीय भाषा हिंदी की जन्मस्थली है। शताब्दियों के दौरान हिंदी के कई स्थानीय स्वरूप विकसित हुए हैं। साहित्यिक हिंदी ने 19वीं शताब्दी तक खड़ी बोली का वर्तमान स्वरूप हिंदुस्तानी धारण नहीं किया था। वाराणसी के भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850-1885 उन अग्रणी लेखकों में से थे जिन्होंने हिंदी के इस स्वरूप का इस्तेमाल साहित्यिक माध्यम के तौर पर किया था। सांस्कृतिक जीवन। उत्तर प्रदेश हिंदुओं की प्राचीन सभ्यता का उद्गम स्थल है। वैदिक साहित्य मंत्र, ब्राह्मण, श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों आदि महाकाव्य, वाल्मीकि रामायण और महाभारत जिसमें श्रीमद् भगवद गीता शामिल है, अष्टादश पुराणों के उल्लेखनीय हिस्सों का मूल यहाँ के कई आश्रमों में जीवंत है। बौद्ध हिंदू काल लगभग 600 -1200 के ग्रंथों व वास्तुशिल्प ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत में बड़ा योगदान दिया है। 1947 के बाद से भारत सरकार का चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए 4 सिंह युक्त स्तंभ वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित पर आधारित है। वास्तुशिल्प, चित्रकारी, संगीत, नृत्य कला और 2 भाषाएं हिंदी व उर्दू मुगल काल के दौरान यहाँ पर फली फूली। इस काल के चित्रों में सामान्यतः धार्मिक व ऐतिहासिक ग्रंथों का चित्रण है। यद्यपि साहित्य व संगीत का उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में किया गया है और माना जाता है कि गुप्त काल लगभग 320-540 में संगीत समृद्ध हुआ। संगीत परंपरा का अधिकांश हिस्सा इस काल के दौरान उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ। तानसेन व बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ मुगल शहंशाह अकबर के दरबार में थे, जो राज्य व समूचे देश में आज भी विख्यात हैं। भारतीय संगीत के 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध वाद्य सितार, वीणा परिवार का तंतु वाद्य और तबले का विकास इसी काल के दौरान इस क्षेत्र में हुआ। 18वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में वृंदावन व मथुरा के मंदिरों में भक्तिपूर्ण नृत्य के तौर पर विकसित शास्त्रीय नृत्य शैली कथक उत्तरी भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय गीत व नृत्य भी हैं। सबसे प्रसिद्ध लोकगीत मौसमों पर आधारित हैं। त्योहार। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां समय समय पर सभी धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं। अयोध्या रामनवमी मेला, राम विवाह, सावन झूला मेला, कार्तिक पूर्णिमा मेला। प्रयागराज में प्रत्येक 12वें वर्ष में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है।
इसके अतिरिक्त प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। प्रयागराज में ही प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में माघ मेला भी आयोजित किया जाता है, जहां बड़ी संख्या में लोग संगम में नहाते हैं। दीपावली पर चित्रकूट में दीपदान करने की विशेष मान्यता है। धनतेरस के दिन से शुरू होने वाले दीपमालिका मेले में शामिल होने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं और पवित्र मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाते हैं। चित्रकूट भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। ये स्थान जितना शांत है उतना ही आकर्षक भी। प्रकृति और ईश्वर की अनुपम रचना के सुंदर और एक से बढ़कर एक दृश्य यहाँ देखने मिलते हैं। अन्य मेलों में मथुरा, वृंदावन में अनेक पर्वों के मेले और झूला मेले लगते हैं, जिनमें प्रभु की प्रतिमाओं को सोने एवं चांदी के झूलों में रखकर झुलाया जाता है। ये झूला मेले लगभग एक पखवाड़े तक चलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा नदी में डुबकी लगाना पवित्र माना जाता है और इसके लिए गढ़मुक्तेश्वर, सोरो शुकर क्षेत्र का मार्गशीर्ष मेला, राजघाट, बिथुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं। आगरा जिले के बटेश्वर कस्बे में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है। बाराबंकी जिले का देवा मेला मुस्लिम संत वारिस अली शाह के कारण काफी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ हिंदू तथा मुस्लिमों के सभी प्रमुख त्योहारों को पूरे राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रीय रामायण मेला इलाहाबाद जिले में गंगा नदी के तट पर श्रृंगारपुर में कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ये वही स्थान है जहां त्रेतायुग में निषाद राज ने प्रभु श्रीराम को वनवास जाते समय गंगा नदी पार कराई।